अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और लास्ट क्लास तक हमने ये कवर कर लिया कि कैसे रूट्स यानी रूट हेयर सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वो पहुंचता है जाइलम तक, आइदर बाय सिम्प्लास्ट और बाय एपोप्लास्ट। और ये जब वाटर जाइलम में पहुंच जाता है तो अब हम इसे प्लांट में ऊपर पहुंचाना है, टू द स्टेम, टू द लीव्स, अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिसे कहते हैं असेंट ऑफ सैप या वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। और इसके लिए दो प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट प्रेशर को डिस्कस किया था, विच इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मतलब है क्योंकि मिनरल्स एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं फ्रॉम द सॉइल, जिस कारण से जो रूट सेल है उनके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा एज कंपेयर टू सॉइल। सो वाटर विल फ्लो अलोंग द वाटर पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स। और इस तरह से ये वाटर जब जाइलम तक पहुंचेगा तो इस पानी के कारण, इस वाटर के कारण उस जाइलम के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा। ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है विच इज डेवलप्ड इन द जाइलम ऑफ द रूट्स, और ये पुश करेगा इस वाटर कॉलम को अप इन द प्लांट। लेकिन ये रूट प्रेशर बहुत लो मैग्नीट्यूड का होता है, हार्डली 1 to 2 एटमॉस्फेयर होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मीटर हाइट तक इस पानी को ऊपर चढ़ा पाएगा। यानी कि इसका एक बहुत स्मॉल या माइनर कंट्रीब्यूशन होता है इन द असेंट ऑफ सैप और इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अप अ प्लांट। ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी रूट प्रेशर की एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो मैं यहां पर लिख देती हूं, एप्लीकेशन ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की एक एप्लीकेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि वो हेल्प कर रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट अप in a plant but to a minor degree. It is providing only a modest push to the water column. So application of root pressure, this is called guttation. guttation, अब क्या होता है guttation? अगर आपने कभी एक छोटा सा पौधा, एक रोज का पौधा देखें, आप छोटा पौधा हर्बेशियस प्लांट लें और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठें, 4:30-5 बजे उठें, तो आपको उसकी लीव्स पर, मार्जिन्स पर, उसकी टिप पर, मार्जिन्स पर, जैसे अगर ये पत्ती है, ये लीफ है, तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आपने नोटिस की होंगी, पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स यानी वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ये जो प्रोसेस है exudation of या loss of water in the form of liquid drops from the margins and tips of the leaf, इसे ही गटेशन कहते हैं। एक और प्रोसेस है जो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। देखो, ट्रांसपिरेशन में भी वाटर का लॉस हो रहा है फ्रॉम द लीव्स, गटेशन में भी वाटर का लॉस हो रहा है फ्रॉम द लीव्स, बट ट्रांसपिरेशन में पूरे सरफेस ऑफ द लीफ पे स्टोमेटा है, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, उनके थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, जबकि यहां वाटर का लॉस सिर्फ मार्जिन्स और टिप्स पे से हो रहा है थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड हाइडाथोड्स, अभी हम लिखेंगे। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस हो रहा है वो प्योर वाटर है, जबकि गटेशन में जो वाटर का लॉस हो रहा है उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी डिसॉल्व्ड है। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस हो रहा है वो वेपर्स के फॉर्म में होता है, पानी भाप बनकर उड़ता है एटमॉस्फेयर में, जबकि गटेशन में जो लॉस ऑफ वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी तरल पानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। तो आइए अब हम गटेशन की पहली डेफिनेशन लिखते हैं। सो व्हाट इज गटेशन? इट इज द लॉस ऑफ वाटर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब आप लिक्विड ड्रॉपलेट्स बोलो, वाटर ड्रॉपलेट्स बोलो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, भाप बन के, यहां पर लिक्विड के फॉर्म में लॉस होता है। सो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम margins and tips of leaves, from margins and tips of leaves, जबकि ट्रांसपिरेशन पूरे सरफेस ऑफ लीव्स से होता है। सो मार्जिन्स एंड टिप्स ऑफ लीव्स थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स।
ट्रांसपिरेशन में भी लॉस स्पेशल ओपनिंग्स के थ्रू होता है, पर वहां उन स्पेशल ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके बारे में हल्का सा आइडिया हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी लिया था। और यहां इन स्पेशल ओपनिंग्स को कहते हैं, दीज आर नोन एज हाइडाथोड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाइडाथोड्स। तो गट्टेशन प्रोसेस किस स्पोर के थ्रू होता है? हाइडाथोड्स। इन्हें वाटर स्टोमेटा भी बोलते हैं, वाटर स्टोमेटा। सिंपल सी बात है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस होता है, और हाइडाथोड्स से वाटर लिक्विड के फॉर्म में लॉस होता है। तो एक तरह से हाइडाथोड्स स्टोमेटा जैसे ही हैं, पर लिक्विड स्टोमेटा है या वाटर स्टोमेटा है, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में इनके थ्रू वाटर लॉस हो रहा है। तो हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, दिस इज गट्टेशन। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट जब ट्रांसपिरेशन लो है, क्योंकि बाहर धूप नहीं है, जब धूप नहीं है तो भाप बनकर पानी कम उड़ रहा है, ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है। तो उस टाइम पर जाइलम में जो वाटर है उसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है, यानी रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है। ये रूट प्रेशर इस पानी को ऊपर धक्का दे रहा है, और यही इन हाइडाथोड्स से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस प्रोसेस को हमने गट्टेशन कहा है। तो गट्टेशन का प्रोसेस कब होगा? इट अकर्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, क्या लिखूं मैं बताइए, कौन सा? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर क्यों डेवलप हुआ है स्टूडेंट्स? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड देयर बाय मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स। सो इट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर। और कब होगा ये? एट लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग when transpiration is low। जब ट्रांसपिरेशन हाई होता है स्टूडेंट्स, तब गट्टेशन नहीं दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पानी वाटर वेपर भाप बनकर उड़ रहा है। उस समय प्लांट और वाटर का लॉस नहीं चाहता है। लेकिन जब ट्रांसपिरेशन लो है, तब गट्टेशन के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है। और ये मोस्टली कहां पर मिलता है, ये पॉइंट हम और लिख लेते हैं, सीन इन हर्बेशियस प्लांट्स। देखो, अगर बहुत टॉल प्लांट है, ऊपर बहुत ऊपर लीव्स हैं, तो इस रूट प्रेशर से वहां तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो लॉस होगा ही नहीं। सो इट इज सीन इन हर्बेशियस प्लांट्स लाइक टोमेटो, रोज एक्सेट्रा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस जो वाटर बाहर निकल रहा है, इसको अगर आप इवैल्यूएट करोगे, चेक करोगे, तो इसमें डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे। सो हम यहां पर लिख देते हैं, इट कंटेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आरटी की लाइन है, इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर आया है जाइलम के अंदर, जो रूट प्रेशर डेवलप करवा रहा है, वो पानी अकेला थोड़ी ना आया है, उसके साथ मिनरल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्ट, सब्सटेंसेस, ये भी तो आए हैं सॉइल से। तो ये सभी एक्सुडेट होंगे, सभी का लॉस होगा। जबकि जब ट्रांसपिरेशन होगा लीव से, तो सिर्फ पानी भाप बनकर उड़ेगा, तो वो प्योर वाटर होगा। जबकि ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी डिसॉल्व करे हुए वाला वाटर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गट्टेशन। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। गट्टेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द होल सरफेस ऑफ लीफ। गट्टेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मार्जिन्स और टिप ऑफ द लीफ। ट्रांसपिरेशन में प्योर वाटर का लॉस होगा, गट्टेशन में डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का भी लॉस होगा अलॉन्ग विथ वाटर। Transpiration occurs through stomata, guttation occurs through hydathodes. Transpiration occurs when, generally during the daytime, when it is hot outside. Guttation occurs during late night or early morning. Transpiration occurs
because of that loss of water, because the atmospheric humidity is low, because there is daytime, high temperature outside, whereas guttation occurs when transpiration is low and thereby root pressure is quite high, and that causes this guttation. So this is all about guttation. और हाइडाथोड्स क्या होते हैं? ये स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं, ये भी स्टूडेंट्स लीफ की एपिडर्मिस पे ही ओपनिंग्स होती हैं. तो यहाँ पर आके हमारा फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट होता है जो वाटर का असेंट करवा रहा है, विच इज रूट प्रेशर. आइए अब हम इसका सेकेंड प्रेशर डिस्कस करते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल. हमने लास्ट क्लास में समझा था, मैंने आपको बताया था कि जो पानी ऊपर चढ़ रहा है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो रूट प्रेशर है जो धक्का दे रहा है पानी को ऊपर, लेकिन बड़ी फोर्स है लीव्स से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसके कारण एक पुल डेवलप हो रहा है और जो पानी को नीचे से खींच रहा है. जस्ट लाइक वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम अ स्ट्रॉ. ये एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं. साइंटिस्ट ने ये नोट करा कि एक पेड़ में, एक टॉल प्लांट में, अगर हम वाटर के मूवमेंट को अगेंस्ट द ग्रेविटी मेजर करें तो वो 15 मीटर पर आवर, एक घंटे में 15 मीटर इतना चढ़ाई कर सकता है, इतना हाई रेट से ऊपर चढ़ सकता है. जबकि रूट प्रेशर तो सिर्फ 10 to 20 मीटर तक मैक्सिमम चढ़ा सकता है, और ये तो 15 मीटर तो एक घंटे में ही चढ़ रहा है. तो यानी ये तो बहुत ऊंची ऊंची हाइट्स तक वाटर जा सकता है. तो उन्हें समझ में आया कि रूट प्रेशर तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ऐसे कर कर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि आखिर क्या कारण है. और तब उन्हें समझ में आया कि क्योंकि लीव्स से वाटर का लॉस होगा, तो जब वो वाटर का लॉस होगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो वहां पानी की कमी होगी, तो वो लीव्स फिर एक नेगेटिव सक्शन प्रेशर के थ्रू और पानी को ऊपर खींचेंगी. इसे उन्होंने कहा ट्रांसपिरेशन पुल. तो आइए अब हम इसके लिखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है दैट वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट occurs high rate of, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 15 मीटर पर आवर, एक घंटे में मीटर तक पानी ऊपर चढ़ सकता है, और रूट प्रेशर ये काम नहीं कर सकता. तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपिरेशन पुल. एक ये फाइंडिंग थी. सेकेंड फाइंडिंग, उन्होंने ये देखा कि जितना भी पानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, उसका लेस देन 1%, सिर्फ 1% या उससे भी कम फोटोसिंथेसिस में यूज होता है. याद है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन CO2 प्लस H2O और उससे C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकलेगा. तो वाटर तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर वाटर नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी. लेकिन ऐसा नहीं होता कि पेड़ जितना भी पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे. इतना फोटोसिंथेसिस नहीं होता. जितना भी वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उससे 1% से भी कम उसका फोटोसिंथेसिस में और प्लांट की ग्रोथ में, जो भी और प्रोसेसेस है उनमें यूज होता है. बाकी 99% इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ये एक और फाइंडिंग उन्हें मिली. सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, क्या होगा बताइए? सॉइल से. एब्जॉर्ब बाय रूट्स इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ. ये उन्होंने एक और तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस ग्रोथ में कितना पानी यूज होता है? 1 या लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब. आप इसको नोट डाउन करिए. तो यानी जितना भी पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के, उसमें से सिर्फ लेस देन 1% है जो यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट ग्रोथ में, और बाकी पानी का क्या होगा? So 99% of absorbed water is lost from leaf surface, from leaves by transpiration.
ट्रांसपिरेशन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, भाप बनकर लॉस हो जाता है। और इसी के कारण ये पुल डेवलप होता है जो पानी को नीचे रूट्स के जाइलम से लीफ के जाइलम तक खींचता है और जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो आइए अब हम समझते हैं। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है, उसका नाम है कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन थ्योरी, एंड दिस वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है और उसे किसने दिया था और उसका मतलब क्या है। आइए अब हम सब कुछ समझते हैं। तो अब हम यहां पर लिखते हैं कोहेजन एडहेजन, कोहेजन एडहेजन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। या कोहेजन एडहेजन ट्रांसपिरेशन थ्योरी, एंड दिस वाज गिवन बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिक्सन एंड जॉली दो साइंटिस्ट हुए हैं, तो ये नाम हमें अच्छे से रटा होना चाहिए, डिक्सन एंड जॉली। और ये मूवमेंट ऑफ वाटर अप इन अ प्लांट की मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। सो दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, उनकी डिटेल्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, या ये कहें कि अब ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप या वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। एक ही बात है, अब आप अच्छे से समझ गए हो। असेंट ऑफ सैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सेप्टेड या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है ये। क्या कहती है ये थ्योरी? पहले थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे ये पुल बनता है। एक्चुअली क्या होगा, यहां देखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार रिवाइज कर आना जो लीफ का एनाटॉमी है, डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की। हम एक बेसिक्स पढ़ते हैं। क्या होता है, जैसे ये लीफ की एपिडर्मिस है, मैं एक डाइकॉट लीफ बना रही हूँ, ये एपिडर्मिस है, और हमें पता है कि डाइकॉट की जो लीफ होती है वो डॉर्सो वेंट्रल होती है, यानी ऐसे पत्ती लगी होती है। मैंने आपको एनाटॉमी में अच्छे से लीफ के साथ दिखाया था। इस तरह से, अगर ये स्टेम है तो ये लीफ है, तो ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है। और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, दे आर लेस ऑन द अपर सरफेस, मोर ऑन द लोअर सरफेस, क्योंकि अपर सरफेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। अगर यहाँ स्टोमेटा ज़्यादा हुए, ओपनिंग ज़्यादा हुई, तो इतना ज़्यादा वाटर का लॉस होगा कि डिहाइड्रेशन, ड्राइंग के कारण वो पेड़ मर सकता है। तो ज़्यादा स्टोमेटा नीचे होते हैं, क्योंकि स्टोमेटा तो चाहिए, तो मोर स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस एज कंपेयर टू ऑन द अपर सरफेस। जबकि मोनोकॉट की लीफ जो होती है, अगर ये स्टेम है तो ऐसी होती है, यानी इस पे 12 आवर्स यहाँ सनलाइट पड़ रही है और 12 आवर्स यहाँ, यानी कि दोनों सरफेस पे इक्वल सनलाइट है, तो दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। इसीलिए डाइकॉट की लीफ को डॉर्सोवेंट्रल लीफ बोलते हैं और मोनोकॉट की लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं एक डाइकॉट की लीफ बना रही हूँ, तो ऊपर सपोज मैंने ये 2 स्टोमेटा बना दिए, ये 2 ओपनिंग्स हैं, और ऑफ कोर्स गार्ड सेल से सराउंडेड होंगी, और ये नीचे एपिडर्मिस बनाते हैं, और इस एपिडर्मिस में हम ये ओपनिंग्स बना देते हैं, जो क्या है, स्टोमेटा है। ये हमने ओपनिंग्स बना दी, ये है लोअर एपिडर्मिस, लाइक दिस। स्टोमेटा तो इस छेद को बोलते हैं, ओपनिंग को, और ये होगा इसके गार्ड सेल्स। और हम एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं कि गार्ड सेल्स जो हैं वो इस तरह से किडनी शेप्ड होंगे इन डाइकॉट्स और डंबल शेप्ड होते हैं इन मोनोकॉट्स। ये 2 अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पूरा जो टिश्यू भरा है, कॉर्टेक्स टिश्यू जो भरा है, उसे मीसोफिल टिश्यू कहते हैं। आई एम श्योर आप लोग रिवाइज करके आए हो। और उस मीसोफिल टिश्यू में भी जो अपर सरफेस पर है वो एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं। क्या कहते हैं इन्हें, बताइए? पैलिसेड पैरेन्काइमा। इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है इन सेल्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पर बहुत सारा। सो ये है
पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं बट कॉम्पैक्टली पैक्ड है, राइट। आओ इसको इतना लेबल करते हैं। सो दिस इज अपर एपिडर्मिस विथ सम स्टोमेटा, दिस पोर्शन इज पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये वाला जो एरिया है दिस इज, यहां पर भी ये भी मीसोफिल का पार्ट है, लेकिन यहां पर जो सेल्स होंगे उनमें भी क्लोरोफिल होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, लेकिन वो लूजली अरेंज्ड होंगे एक स्पंज की तरह। तो इस पोर्शन को जो लोअर साइड पर है इसे हमने कहा था, याद आ रहा है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और इसी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में बीच बीच में हमें वस्कुलर बंडल मिलेंगे। तो सपोज ये एक वस्कुलर बंडल मैं बना देती हूं और ये बंडल शीथ बना देते हैं, याद है आपको बंडल शीथ। यहां पर ये मैंने बना दी जाइलम वेसल, ये जाइलम वेसल है, और ये भरा हुआ है फ्लोएम। ये हम सारा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। और अब मैं बना रही हूं ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और इनके बीच बीच में खूब सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं, क्योंकि देखिए ये इस तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, ये इस तरह से है, लाइक दिस। और बना देते हैं कुछ और इस तरह से, ये ऐसे अरेंज्ड है, लाइक दिस, ठीक है। ये है जाइलम, दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। बंडल शीथ को मैं लेबल नहीं कर रही हूं, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और ये पैलिसेड पैरेन्काइमा। यहां पे भी कुछ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स बना देते हैं। अब ये जो स्पेसेस हैं इन सेल्स के बीच बीच में, इसे हमने लेबल किया था इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, क्योंकि ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच बीच में स्पेस है, तो इंटर सेल्यूलर स्पेस। और ऐसी ही इंटर सेल्यूलर स्पेस जो ठीक स्टोमेटा के इनर है, ये वाली 1 2 3, इन्हें हमने नाम दिया था स्टोमेटा के नीचे, यानी सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी। और ये हो गया, ये जो ओपनिंग है दिस इज स्टोमेटा, और इसको जो सराउंड करे हुए हैं ये है गार्ड सेल। याद आ रहा है, ये सब हमने पढ़ा था। गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहां भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ये मैंने बनाया है एक सेक्शन ऑफ, कट सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ। अब देखिए क्या होगा, दिन का समय है, ये एटमॉस्फेयर है, ये सारा एटमॉस्फेयर है, बहुत तेज धूप है, गर्मी है, यानी बाहर ड्राई है, यानी बाहर वाटर कम है। तो यहां पर जो वाटर है इसका लॉस होगा, जो सबस्टोमेटल कैविटी में वाटर है वो डिफ्यूजन से, सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि यहां ज्यादा है एटमॉस्फेयर में कम है, तो इन स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर बाहर डिफ्यूज करेगा। ये वाटर डिफ्यूज कर रहा है बाहर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर डिफ्यूजन इनटू एटमॉस्फेयर। अब आप मुझे सोचकर ये बताइएगा कि अगर इस सबस्टोमेटल कैविटी से पानी का लॉस हुआ तो इस सबस्टोमेटल कैविटी के अंदर वाटर पोटेंशियल कम होगा या बढ़ जाएगा? आप कहोगे मैम कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ डीपीडी यहां पर कम होगी या बढ़ जाएगी? डीपीडी का मतलब क्या था? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, पानी की कमी। तो अगर यहां से वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, तो पानी की कमी यानी डीपीडी क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन डीपीडी बढ़ रही है, तो यहां पर पानी की कमी बढ़ गई यानी डीपीडी बढ़ गया। और अगर यहां पर डीपीडी बढ़ गया, यहां डीपीडी बढ़ा है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां अभी भी पानी है, तो यहां से पानी इधर खींचेगा, इधर से पानी यहां खींचेगा, इधर से इधर आएगा, वाटर का मूवमेंट। तो अब यहां का डीपीडी लो हो जाएगा, यानी पानी आ जाएगा तो कमी कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर बढ़ जाएगी। और जब यहां पर बढ़ जाएगी तो फिर इन सेल से यहां पानी आने लग जाएगा। आ रहा है समझ आपको? यहां से यहां पानी आने लग गया, लाइक दिस।
और जब इनमें भी पानी कम हो जाएगा, अब यहां पर डीपीडी बढ़ जाएगा, तो वो नेक्स्ट पानी कहां से लेगा, कहां से आ रहा है पानी, इस जाइलम से आ रहा है, तो इस जाइलम से अब वाटर मूव करेगा। तो जाइलम से ये वाटर देखिए मूव करा, यहां मूव करा, यहां मूव करा, ये वाटर मूव कर रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लिखने को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बट समझने को बड़ा सिंपल है। यहां पर पानी कम है एटमॉस्फेयर में, तो सब स्टोमेटल कैविटी में जो वाटर है वो भाप बनकर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, तो भाप बनेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से लॉस हो गया। जब वो लॉस हो गया तो यहाँ पर पानी की कमी हो गई, यानी डीपीडी बढ़ गया। जब डीपीडी बढ़ गया तो जो भी बगल के सेल्स हैं, ये स्पॉन्जी सेल्स हैं, यहाँ से ये पानी खींचेंगे, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस से पानी खींचेंगे, और फिर ये फाइनली जाइलम से पानी खींचेंगे। तो ये पानी को खींच रहे हैं। अब इस जाइलम वेसल के अंदर पानी कम हो गया तो यहाँ डीपीडी बढ़ गया, कमी बढ़ गई, तो ये इसके नीचे जो जाइलम है, पूरा जाइलम का जो कंटिन्यूअस चैनल है, वहां से पानी खींचेंगे, वो और नीचे से पानी खींचेंगे, और ऐसे करते करते जैसे कुएं से रस्सी से पानी निकालते हैं, ऐसे पूरा पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल के कारण आ रहा है। दिस इज हाउ एक्चुअली ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। नाउ यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, बाल्टी से रस्सी से पानी निकाल रहे हैं, तो अगर मान लो वो रस्सी टूट गई तो क्या होगा, क्या वो पानी ऊपर आ पाएगा? नहीं। क्या यहां पर कोई रस्सी है? ऐसा कोई रस्सी तो है नहीं। हाँ, जाइलम का पूरा कॉलम बना हुआ है, पूरा जाइलम है, रूट में, स्टेम में, लीफ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से हम बात करते हैं, ये सपोज ऐसे, ये एक ब्रांच है, तो यहां पर एक लीफ है, यहां पर भी ये लीफ है, तो यहां पर जो जाइलम है, ये जाइलम कॉलम है, ऐसे ही ये जाइलम कॉलम यहां भी कंटिन्यू कर रहा है लीफ की वेन में, ये जाइलम कॉलम यहां भी कंटिन्यू कर रहा है लीफ की वेन में, ये पूरा कंटिन्यू कर रहा है। और वाटर जो है वो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये वाटर का लॉस हो रहा है, ये वाटर का लॉस हो रहा है। तो जब वाटर का लॉस होगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा नीचे से जो पानी खींच रहा है, ये ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हो रहा है जाइलम के अंदर, लाइक दिस इज ट्रांसपिरेशन पुल विच इज गेटिंग डेवलप्ड, ट्रांसपिरेशन पुल। और इस पुल के कारण पानी ऊपर खिंच रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, जाइलम के ही अंदर, लाइक दिस और लाइक दिस, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दिस इंडिकेट्स असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप। तो ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से नीचे इस तरह से लग रहा है, जिसके कारण नीचे से ऊपर वाटर आ रहा है विथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स। लेकिन ये रस्सी मजबूत होना जरूरी है, मतलब इस जाइलम के अंदर ये जो वाटर का कॉलम है, अगर मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बगावत कर दे, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, तो क्या ये पानी खिंच पाएगा? नहीं खिंच पाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो, नंबर 1। नंबर 2, ये वाटर मॉलिक्यूल्स का जाइलम की वॉल के साथ भी अट्रैक्शन हो। तो ये जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, उसके कारण से ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हैं, जिस कारण से ये प्रेशर उसे ऊपर खींच पाता है। यही एक्सप्लेन किया था कोहेजन, एडेजन, ट्रांसपिरेशन थ्योरी में डिक्सन एंड जॉली ने, कि ट्रांसपिरेशन के कारण ही वाटर का असेंट हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो वाटर कॉलम है वो कंटिन्यूअस हो। और वो वाटर कॉलम कैसे कंटिन्यूअस होगा? वो तब कंटिन्यूअस होगा जब उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तरह के अट्रैक्शंस होंगे। हम बस उसी को अब लिखने वाले हैं। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? दैट ट्रांसपिरेशन ड्रिवन, यानी ट्रांसपिरेशन के कारण, ट्रांसपिरेशन ड्रिवन ascent of sap depends upon three properties of water, properties of water. And what are these three properties? उन्हें अब हम पढ़ेंगे, जिनमें से 2 तो हम जानते हैं, कोहेजन और एडेजन। थर्ड कौन सी है? we'll read, just note this down.
तो आइए अब इन 3 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हमने ये समझ लिया कि 99% एब्जॉर्ब वाटर ट्रांसपिरेशन से लॉस हो रहा है, और जब वो वाटर लॉस हो रहा है तो वो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से जब एटमॉस्फेयर में सबस्टोमेटल स्पेस से वाटर लॉस हो रहा है तो सबस्टोमेटल स्पेस वाटर को खींचेंगी अपने पहले वाले सेल से जहां पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहां डीपीडी लो है, पानी की कमी कम है, पानी ज़्यादा है। फिर जब उनमें डीपीडी हाई हो जाएगा तो वो अपने पहले वाले सेल से खींचेंगे, और ऐसे करते करते ये प्रेशर जाइलम जो लीफ की वेन में प्रेजेंट है वहां से वाटर को खींचेगा, और वो जाइलम नीचे से पानी को खींचता जाएगा। लेकिन ये वाटर कॉलम अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो ये असेंट ऑफ सैप फेल हो जाएगा, भले ही ट्रांसपिरेशन हो रहा है, भले ही ट्रांसपिरेशन पुल वाला प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो आखिर क्या प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जो उसे हेल्प करती हैं इतनी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, एंड दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन, जो इस थ्योरी का फर्स्ट वर्ड भी है। किसी बच्चे को याद है कोहेजन क्या होता है? मैंने आपको 2 टर्म्स पढ़ाए थे, एक कोहेजन और एक एडहेजन। एक्चुअली इस थ्योरी का नाम या तो कोहेजन एडहेजन बोलते हैं या कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन थ्योरी ऐसा भी कहते हैं। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। क्या होता है कोहेजन एडहेजन? कोहेजन मैंने आपको समझाया था कि सी से कलीग्स, सी से क्लासमेट्स, क्लासमेट्स मतलब जो एक ही क्लास के बच्चे हैं, ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल, सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में आपस में जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसे कोहेजन बोलते हैं। क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, इसीलिए एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे हैं, और इसीलिए ये हेल्प करेगा टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स राइट टिल द लीव्स। So what is cohesion? It is attraction, attractive forces या attraction between water molecules। और adhesion का मतलब है यही water molecules जो हैं ये इस जाइलम की जो वॉल है, किसकी बनी हुई है वॉल? लिग्निन, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो होता ही है पर ये सेकेंडरी वॉल भी बन जाते हैं लिग्निन। तो ये जो लिग्नो सेल्यूलोसिक वॉल है इससे भी बॉन्ड बनाते हैं, इससे भी अट्रैक्टेड रहते हैं, तभी तो ये कॉलम अच्छे से फॉर्म होगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा। सो व्हाट इज एडहेजन? इट इज अट्रैक्शन ऑफ वाटर सरफेस विथ पोलर सरफेस, चार्ज्ड सरफेस। और यहां वो चार्ज्ड सरफेस क्या है? सरफेस ऑफ ट्रेकियरी एलिमेंट्स। क्या होते हैं ट्रेकियरी एलिमेंट स्टूडेंट्स? जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स को मिलाकर हमने ट्रेकियरी एलिमेंट्स कहा था। एंजियोस्पर्म्स में वेसल ज्यादा काम करेंगी, जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड ज्यादा काम करेंगे। ट्रेकियरी एलिमेंट्स यानी इनकी लिग्नो सेल्यूलोसिक वॉल और वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसे कहेंगे कोहेजन। वो हेल्प कर रही है कॉलम कंटिन्यूअस बनाने में। और एडेजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो जाइलम की वॉल के साथ, उसके पोलर सरफेस के साथ अट्रैक्शन है, दैट इज एडेजन। नाउ ये दो तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, दोनों हेल्प कर रहे हैं वाटर कॉलम कंटिन्यूअस बनाने के लिए। थर्ड, आप सब ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन। मैं यहाँ इसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं। बट सरफेस टेंशन आपने अच्छे से समझा है कि एक लिक्विड कंडीशन में अगर पानी है और एक वेपर कंडीशन, गैशियस कंडीशन में अगर पानी है, तो लिक्विड कंडीशन में क्योंकि सरफेस पर एक टेंशन क्रिएट होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से बाइंडेड रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं एज कंपेयर टू दैट इन अ गैशियस स्टेट। और क्योंकि यहाँ पर पानी का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, असेंट हो रहा है, वो लिक्विड स्टेट में हो रहा है, तो ये सरफेस टेंशन भी हेल्प करता है उनके अट्रैक्शन में। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन? हम कह सकते हैं दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर more attracted to each other, are more attracted to each, मैं यहां लिख देती हूं, to each other in liquid than in gaseous state। तो
एक तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दूसरा लिक्विड स्टेट में होने के कारण और ज्यादा सरफेस टेंशन डेवलप हो रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है, और तीसरा ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो वॉल के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं, इन सब के कारण से एक कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है। और इसी कारण से जब ऊपर से ट्रांसपिरेशन का पुल आएगा तो बहुत आसानी से ये पानी ऊपर खिंच पाएगा। तो आइए हम यहां पर देखते हैं, हमने एक चीज और समझ ली है कि यहां पे जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने वो लाइन लिख दी है, इवेपोरेशन फ्रॉम लीफ, ये स्टोमेटा से जो इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन फ्रॉम लीफ ऑफ वाटर सेट्स अप अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन आउटसाइड एयर एंड एयर स्पेस इन द लीफ, यानी सब स्टोमेटल कैविटीज के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया, एक बीपीडी ग्रेडियंट बन गया। और इस कारण से क्या होगा, दिस ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इनटू फोटोसिंथेटिक सेल, यानी जब पानी सबस्टोमेटल स्पेस से एटमॉस्फेयर में आएगा, सबस्टोमेटल स्पेस में डीपीडी बढ़ेगा तो वो पानी को खींचेगा इन फोटोसिंथेटिक सेल से, और फिर यही जो ग्रेडियंट है दैट विल बी ट्रांसमिटेड ऑन द वाटर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ लीफ वेन। तो जाइलम से पानी खींचेगा, लीफ वाला जो जाइलम है, और ये जाइलम स्टेम वाले जाइलम से कंटिन्यूअस है, और स्टेम वाला जाइलम रूट वाले जाइलम से कंटिन्यूअस है, और इस तरह से पूरा वाटर कॉलम ऊपर खिंच जाएगा, राइट। तो आप इसको पहले एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, इन सारी फोर्सेस के कारण, कोहेजन के कारण, एडेजन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण से ये वाटर ने कंटिन्यूअस कॉलम बना लिया। इसका मतलब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसका क्या मतलब है, ये शब्द कहां से आ गया, अगेन फिजिक्स का वर्ड है लेकिन हम यहां थोड़ा सा समझेंगे। सो दीज प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स कोहेजन, एडेजन, सरफेस टेंशन, gives water high tensile strength। इसको समझते हैं, बिना समझे एक वर्ड भी नहीं रटना है। high tensile strength and high capillarity, high capillarity which helps in असेंट ऑफ सैप। क्या मतलब है, आइए समझते हैं। असेंट ऑफ सैप, टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मैंने एक रस्सी ली, दो रस्सी है, मुझे टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है। मतलब जब मैं उनसे कोई चीज़ खींच रही हूँ, मैंने उन दोनों में सपोज 5-5 लीटर की बाल्टी, दोनों में बकेट्स हैं, बाल्टी है जिसमें 5-5 लीटर पानी है, मैंने दो रस्सियां ली और उससे पानी खींचना शुरू किया, उस बाल्टी को खींचना, पुल करना शुरू किया। ये रस्सी जल्दी टूट गई, ये रस्सी टिकी रही, बहुत बाद में टूटी। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है क्योंकि ये उस पुल को रेजिस्ट नहीं कर पाई, टूट गई उस प्रेशर में। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि इसने उस पुल के प्रेशर को रेजिस्ट कर लिया और वो ये टूटी नहीं। तो आप क्या चाहते हो कि जो वाटर का कॉलम है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो या कम हो। आप क्या चाहते हो कि वो ट्रांसपिरेशन पुल का जो प्रेशर है उसके आगे टूट जाए, घुटने टेक दे, या चलता रहे। हम चाहते हैं वो चलता रहे, यानी हम चाहते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो, यानी कि वो इस प्रेशर को, इस पुल को रेजिस्ट कर जाए। सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? इट इज द एबिलिटी, अब कुछ भी रटना नहीं है, एबिलिटी टू रेजिस्ट पुल ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन इन दिस केस। तो हम कैसा चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस की क्वालिटी है वाटर की वो बहुत बढ़िया हो ताकि वो टूटे नहीं। और ये किसके कारण से डेवलप हुई है इतनी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम की वॉल से अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। इसी अट्रैक्शन के कारण वो साथ साथ चल रहे हैं और वो कॉलम ब्रेक नहीं होता है। दूसरा वर्ड है हाई कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का क्या मतलब होता है? कैपिलरी क्या होती है? आर्टरी, आर्टरी आर्टीरियोल्स में डिवाइड होती हैं, आर्टीरियोल्स कैपिलरी। तो कैपिलरी को हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? थिनेस्ट ब्लड वेसल।
सबसे पतली ब्लड वेसल। मैं आपसे पूछती हूँ, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या आप कोई जूस पी रहे हैं और आपने स्ट्रॉ डाल दिए, एक स्ट्रॉ मोटा है एक स्ट्रॉ पतला है, आपने सेम प्रेशर के साथ दोनों स्ट्रॉ से लिक्विड को पुल किया, किसमें कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ऊपर चढ़ेगी? आप कहोगे मैम जो पतला स्ट्रॉ है, तभी तो पतले पतले स्ट्रॉ आते हैं, मोटा मोटा स्ट्रॉ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर कम है। डायमीटर कम है तो जब आप सेम फोर्स के साथ पुल करोगे तो वो ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि जो जाइलम वेसल है उसका ल्यूमन नैरो हो या वाइड हो? हम चाहते हैं वो नैरो हो, ताकि वाटर का असेंट इजीली हो जाए। तभी तो थिक वॉल एंड ल्यूमन नैरो। एनाटॉमी में मैंने पढ़ाया था आपको कि जाइलम वेसल्स आर मोर एडवांस देन जाइलम ट्रैकीड्स, क्योंकि वेसल्स का ल्यूमन नैरोअर होता है एज कंपेयर टू ट्रैकीड्स। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण से कैपिलैरिटी डेवलप हुई है, दैट इज एबिलिटी ऑफ वाटर टू राइज इन थिन कैपिलरी, थिन वेसल, थिन कैपिलरीज। यहां पर वो जो जाइलम की वेसल्स हैं, और ये दोनों प्रॉपर्टीज फाइनली हेल्प करती हैं असेंट ऑफ सैप में। और ये हाई कैपिलैरिटी किस कारण से और हेल्प हो रही है? हम लिख सकते हैं हाई कैपिलैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इज एडेड बाय और इज हेल्प्ड बाय small diameter of trachyary elements, यानी xylem tracheids and xylem vessels, trachyary elements। क्योंकि इनका डायमीटर स्मॉल है इसीलिए भी ये xylem जो trachyary elements हैं ये बहुत बढ़िया कैपिलरी की तरह काम कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल सब एक साथ जुड़े हुए हैं, अट्रैक्टेड हैं, वॉल से अट्रैक्टेड हैं, कोहेजन है, एडेजन है, उस कारण से इन थिन ट्यूब्स में से वो इजीली ऊपर चढ़ जाएंगे और ब्रेक भी नहीं होंगे, उस पुल को रेजिस्ट कर जाएंगे क्योंकि इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है। और इन दोनों फैक्टर्स के कारण से फाइनली बहुत अच्छे से वाटर ऊपर चढ़ेगा, असेंट ऑफ सैप होगा। तो कारण क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। और वो क्यों वर्क कर पा रहा है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेजन, एडेजन, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम है कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ असेंट ऑफ सैप? ट्रांसपिरेशन पुल। एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प्स in ascent of sap? Because water molecules shows the properties of cohesion, adhesion, surface tension, leading to their high tensile strength and to high capillarity, finally rising the water to great heights. कितनी great heights? अब हम वो लिखते हैं, please note this down. तो बेसिकली हमने इसमें समझा कि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि प्लांट को वाटर की ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस के लिए भी उसकी ज़रूरत है, और वो वाटर में से 99% ट्रांसपिरेशन से लॉस हो रहा है, सिर्फ 1% फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन से लॉस के कारण प्रेशर ग्रेडियंट, डीपीडी ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, और इस कारण से वो पानी खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है राइट फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम टू द लीफ। और ये जो पुल है ये इसलिए जनरेट इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बट ये पुल इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वाटर के अंदर कोहेजन, एडेजन, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इसे ही कहते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बाय डिक्सन एंड जॉली, विच इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर असेंट ऑफ सैप। नाउ ये ट्रांसपिरेशन से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये जो पुल क्रिएट हुआ है, अगर हम इसे नापें, इसे मेजर करें, तो ये प्रेशर इज सफिशिएंट टू पुल द वाटर प्रेजेंट इन द जाइलम अप टू 130 मीटर्स हाइट। रूट प्रेशर क्या कर रहा था? 10 से 20 मीटर तक ही पानी को ऊपर ले जा सकता था, इसीलिए हर्बेशियस प्लांट्स में ही यूजफुल था वो असेंट ऑफ सैप के लिए, टॉल बड़े बड़े पेड़ों के लिए नहीं था, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के लिए। बट ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू 130-150 मीटर तक, एनसीईआरटी 130 बोलती है बट एक्चुअली 200 मीटर तक की हाइट तक पानी को चढ़ाया जा सकता है। इतनी बढ़िया टिल्लू पंप मोटर है ये। चलिए, सो ट्रांसपिरेशन
creates a pressure, और ये कैसा प्रेशर है स्टूडेंट्स? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. दिस इज अ नेगेटिव पुल, खींच रहा है ऊपर. क्रिएट्स अ प्रेशर sufficient to pull जाइलम साइज्ड वाटर कॉलम. मतलब जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम है वो साइज का वाटर कॉलम, वही तो चढ़ा है ऊपर. जाइलम साइज्ड वाटर कॉलम अप टू हाइट ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 130 मीटर, यानी 15 मीटर पर आवर. 130 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं आपको लास्ट क्लास कितनी समझ में आई थी. मान लीजिए कोहेजन है, एडेजन है, सरफेस टेंशन है, फिर भी कैसे भी करके ये वाटर कॉलम थोड़ा सा ब्रेक हो गया. मतलब अभी क्या हो रहा है, ये जाइलम है, ये जाइलम की वॉल है सपोज, वैसे बहुत थिक वॉल होती है बट मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ. ये जाइलम का ल्यूमन है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं. इस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने कोहेजन कहा है. और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस लिग्नोसेल्यूलोजिक वॉल से या जाइलम वेसल ट्रैकीज के पोलर सरफेस से भी अटैच्ड है, जिसे हमने एडहेजन कहा है. और इस कारण से ये पूरा एक कॉलम बना है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है पुल के कारण. ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से नीचे लगाया जा रहा है और उसके कारण से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है. ये हम समझ चुके हैं. मान लीजिए फिर भी कभी ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो याद है आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो रूट प्रेशर होता है उसका मेन फंक्शन क्या है. जब भी ट्रांसपिरेशन पुल के कारण, वैसे तो इस पुल को रेजिस्ट कर सकते हैं ये, क्योंकि इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है वाटर मॉलिक्यूल की, अभी हमने समझा, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के कारण. बट अगर फिर भी इस हाई ट्रांसपिरेशन पुल प्रेशर के कारण अगर कभी ये कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर ब्रेक हो गया तो उस ब्रेकेज को रीस्टोर कर देगा. सपोज करो ये ब्रेक हो गया, सपोज, तो नीचे से रूट प्रेशर का थोड़ा धक्का तो आ ही रहा है ना, वो धक्का देकर इस मॉलिक्यूल को फिर इसके पास ले आएगा और फिर ये ज्वाइन हो जाएंगे. ये हमने समझा था लास्ट क्लास में. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन पुल. तो यहां पर हमने वो दोनों प्रेशर्स को डिस्कस कर लिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप, और हमने देखा कि कैसे पानी जो एब्जॉर्ब हुआ था फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स, वो जाइलम ऑफ रूट से जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ तक पहुंच गया, और कैसे पूरे पेड़ को वाटर की सप्लाई हो गई. अब हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. नाउ इट विल बी वेरी इजी बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ ट्रांसपिरेशन के बारे में इसी क्लास में सुन चुके हैं. तो बस अब हमें उसको एक तरह से सबको समराइज वे में समझना है. सो नाउ वी कम टू ट्रांसपिरेशन. अब मैं आप ही से पूछूंगी और आप ही मुझे सारे जवाब दोगे. बताइए मैं क्या डेफिनेशन लिखूं ट्रांसपिरेशन की? क्या लिखूं? इट इज द प्रोसेस ऑफ, या इट इज, डायरेक्ट लिख देते हैं, इट इज द लॉस ऑफ वाटर. पानी लॉस हो रहा है, ठीक है. लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में हो रहा है बताइए? इन द फॉर्म ऑफ भाप, वाटर वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. फ्रॉम, कहां से? एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो हवा में पार्ट्स हैं, रूट्स तो अंडरग्राउंड है उसके अलावा, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. आप कहोगे कि मैम आपने यहां पर फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट क्यों नहीं लिखा, एरियल पार्ट्स क्यों लिखा? एरियल पार्ट में तो स्टेम भी आता है, स्टेम भी तो ग्राउंड के ऊपर है, हवा में है. जान करके नहीं लिखा क्योंकि स्टूडेंट्स 95 to 97% लॉस तो लीफ से ही होता है, स्टोमेटा से ही होता है. बट कुछ और भी एरियाज हैं जहां से वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर यानी ट्रांसपिरेशन होता है. इसीलिए हमने फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट ना लिखकर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखा है. तो हर वर्ड का मतलब होता है जो भी लिखा जाता है. सो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दिस इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो आइए अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, कहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. प्लीज नोट दिस.
नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसपिरेशन है, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया किसी के दिमाग में कि एक तरह से ये इवेपोरेशन जैसा ही तो है? इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी गर्म किया, पानी भाप बन के उड़ गया, इवेपोरेट हो गया वाटर वेपर के फॉर्म में। तो हमने ट्रांसपिरेशन वर्ड अलग से क्यों यूज़ किया? हम इवेपोरेशन ही बोल देते ना, ये अलग से वर्ड यूज़ करके क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं अपन बच्चों को? स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअली ट्रांसपिरेशन इज लाइक इवेपोरेशन ओनली, क्योंकि इसमें भी वाटर गैशियस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में ही लॉस हो रहा है। बट एक डिफरेंस है, इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इवेपोरेशन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स में होता है, ट्रांसपिरेशन सिर्फ लिविंग में पॉसिबल है। इवेपोरेशन में स्टोमेटा का कोई रोल नहीं है, कोई अलग से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है पर्टिकुलर, जबकि ट्रांसपिरेशन में पर्टिकुलरली स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो ट्रांसपिरेशन इज क्वाइट लाइक इवेपोरेशन, बट इट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन समझते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट नहीं लिखा, क्यों मैंने फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखा है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। चलिए बताइए कहां कहां से होता है? स्टोमेटा से तो होता ही है, तो फर्स्ट टाइप हम लिख देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो मैक्सिमम होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रही हूं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। सो यहां हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख देते हैं ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा फाउंड इन लीव्स। कुछ यंग स्टेम में भी होता है, बट फाउंड इन लीव्स थ्रू स्टोमेटा। टोटल 95 to 97% इसी के थ्रू होता है, बट बुक्स में 50 to 97% लिखा रहता है। तो एक्चुअली मेजर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि डाइकॉट की जो लीफ है उसके दोनों सरफेस से बराबर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा या अलग अलग होगा? आप कहोगे मैम जहाँ स्टोमेटा ज़्यादा है वहाँ से ट्रांसपिरेशन, वाटर का लॉस भी ज़्यादा होगा, लोअर सरफेस पे ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डाइकॉट की लीफ है, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, हम एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज भी मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। सो डाइकॉट लीफ हैज़ मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस एज कंपेयर टू अपर सरफेस, तो लोअर सरफेस पे मोर ट्रांसपिरेशन होगा। नाउ मोनोकॉट की लीफ की अगर हम बात करें तो दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है, इसे आइसो बाइलेटरल लीफ कहते हैं, एंड इट हैज इक्वल स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, तो दोनों सरफेस से ट्रांसपिरेशन भी बराबर होगा। अब मैं आपसे पूछती हूं, मैं आपको 3 पेड़ देती हूं, एक पानी में डूबा हुआ यानी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, एक डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस, सक्यूलेंट जीरोफाइट और एक मीसोफाइट। सोचकर बताइएगा स्टोमेटा सबसे ज्यादा किस में होंगे? मीसोफाइट्स में, सरफेस पर। हाइड्रोफाइट्स में तो स्टोमेटा होंगे ही नहीं, क्योंकि पानी में डूबा हुआ है पेड़, तो एटमॉस्फेयर के साथ वो वैसे भी गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो जब स्टोमेटा ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, नो ट्रांसपिरेशन बिकॉज स्टोमेटा आर एब्सेंट। सारे क्वेश्चंस हैं, रटना नहीं है, बस समझना है। अकर्स इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में डूबा हुए पेड़ हैं। सबमर्ज्ड, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोफाइट्स मीन्स पानी वाले पेड़, और सबमर्ज मतलब डूबे हुए, इनमें कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। नाउ हम बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। याद है आपको, हमने कहा था संकन स्टोमेटा एनाटॉमी में पढ़ाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी डेजर्ट में है, ऑलरेडी उसको पानी की कमी है, वहाँ पर रेनफॉल कम होता है, सॉइल में कम वाटर है,
ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंट स्टेट है, हम नहीं चाहते इतना सारा वाटर का लॉस हो जाए, तो वहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें अंदर धसा हुआ बनाया है नेचर ने, संकन स्टोमेटा बनाए। तो सोचकर बताइएगा ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो मिनिमम ट्रांसपिरेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिनिमम ट्रांसपिरेशन, क्योंकि स्टोमेटा कैसे हैं? संकन, धसे हुए। संकन स्टोमेटा अकर्स इन सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन, ज़ीरोफाइट्स, संकन स्टोमेटा, मिनिमम ट्रांसपिरेशन। अब मैं आपसे पूछती हूं मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन कहां होगा? आइए यहां लिख लेते हैं सामने, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, क्योंकि मैक्सिमम स्टोमेटाज हैं इसमें, दैट हैपेंस इन, अकर्स इन मीसोफाइट्स। मीसो मीन्स जो मॉडरेट क्लाइमेट वाले प्लांट्स हैं, मीसोफाइट्स। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मिनिमम ट्रांसपिरेशन, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, नो ट्रांसपिरेशन। डाइकॉट की लीफ में कहां से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा? लोअर सरफेस से। मोनोकॉट की लीफ में दोनों सरफेस से। और स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम होता है। नाउ सेकंड, ये तो आप जानते हो, ये तो आपने पढ़ा है। अब सेकंड और ट्रांसपिरेशन कहां से होता है स्टूडेंट्स? क्यूटिकल से होता है, उसे कहेंगे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है, पहले तो ये याद करो क्यूटिकल क्या था। जो डायग्राम बनाया था लीफ का मैंने थोड़ी देर पहले, उसमें मैं क्यूटिकल नहीं बनाई थी, बट एक्चुअली क्यूटिकल होती है। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे सपोज अगर ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, इनमें स्टोमेटा भी होंगे, तो दोनों एपिडर्मिस को कवर करती है क्यूटिकल की लेयर। ये एक वैक्सी लेयर है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। अब अगर क्यूटिकल लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है, तो क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर कैसे हो सकता है? ये तो उल्टी बात हो गई। तो एक्चुअली क्यूटिकल लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट ही करती है, वैक्सी लेयर है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे क्रैक आ गया क्यूटिकल में, यहाँ क्रैक आ गया, तो यहाँ से तो वाटर का लॉस हो जाएगा। तो क्यूटिकल से भी ट्रांसपिरेशन कुछ परसेंटेज में होता है, करीब 3 to 10%। कुछ बुक्स 9 to 10% लिखती हैं, अपने को मानना है लेस देन 10%। सो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू क्यूटिकल, और एक्चुअली वो कैसी क्यूटिकल होगी? क्रैक्ड क्यूटिकल होगी, बिकॉज अदरवाइज क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। तो उसमें क्रैक होना पड़ेगा, तब वहां से वाटर का लॉस होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये दो पेड़ हैं, इसकी लीफ पर जो क्यूटिकल है वो बहुत मोटी है, थिक लेयर है, इस पर पतली है, थिन लेयर है, तो चांसेस ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कहाँ ज़्यादा होगा? आप कहोगे जो पतली है वहाँ से वाटर का लॉस ज़्यादा होने का चांस है, जो मोटी है वहाँ से वाटर लॉस होने का चांस और कम है, यानी ट्रांसपिरेशन का चांस कम है। यानी जितनी ज़्यादा थिकनेस उतना कम ट्रांसपिरेशन, या जितनी कम थिकनेस उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन की रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। सो हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। अगर ये मोटी ज्यादा होगी तो ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट ज्यादा करेगी, यानी लॉस ऑफ वाटर कम होगा, यानी ट्रांसपिरेशन कम होगा। क्लियर? सो ये एक फॉर्मूला डिवाइस हो गया एक तरह का। नाउ थर्ड टाइप जो है स्टूडेंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा यहाँ परसेंटेज लिख देती हूँ, 3% to 10%, कई बुक्स में 9 to 10 भी होता है। बेसिकली जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं ना, उनमें कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, अप टू 50% इन हर्बेशियस प्लांट्स, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। मेन तो स्टोमेटल ही होगा। नाउ थर्ड इज स्टूडेंट्स लेंटिक्यूलर। नाम से ही समझ में आ रहा है, लेंटिसल्स से ट्रांसपिरेशन होगा। क्या थे लेंटिसल्स? किसको याद है? याद है जब स्टेम वुडी हो जाती है, लकड़ी वुड बन जाती है, तो कॉर्क डेवलप होता है, और कॉर्क में बीच बीच में छेद होते हैं हवा सांस लेने के लिए, एरेटिंग पोर्स,
उन्हें लेंटिसल्स कहा था, तो उन पोर्स के थ्रू वाटर का भी लॉस हो सकता है. सो ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू lenticels. And what are lenticels? These are aerating pores in cork of woody stem and some fruits etc. तो lenticels के थ्रू अगर हो रहा है then that is lenticular transpiration, right? और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 0.1 से 1% तक होता है अप्रॉक्सीमेटली. एंड नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप, लास्ट, जो बहुत कम होता है, लेस देन 1%, बार्क ट्रांसपिरेशन. जो बार्क है वुडी ट्रीज में, उसके थ्रू भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है लेस देन 1%. सो दिस अकर्स थ्रू बार्क इन वुडी ट्रीज. Woody trees. This is also less than 1%, right? तो आप एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So 4 टाइप के ट्रांसपिरेशन कौन कौन से हो गए? स्टोमेटल मैक्सिमम 97 to 98%, जो लीव्स पे स्टोमेटा है उनके थ्रू. क्यूटिकुलर, जो क्यूटिकल के थ्रू है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्यूटिकल की थिकनेस के, 9 to 10% एवरेज. लेंटिस्कुलर लेस देन 1%, बार्क भी लेस देन 1%, ये लेंटिसल्स के थ्रू और ये बार्क के थ्रू. लेंटिसल्स और कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स? जो छोटी छोटी डालियाँ डंगालियाँ हैं ट्विग्स में, फ्रूट्स में, सब जगह पे. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इनमें से लीव्स के थ्रू कौन कौन सा ट्रांसपिरेशन हो रहा है? आप कहोगे मैम एक तो ये हो रहा है और क्यूटिकुलर भी, क्योंकि क्यूटिकल कहाँ है? लीफ की एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस को ही तो कवर करता है. तो ये वाला जो दोनों लॉस ऑफ वाटर है, ये कहाँ से हो रहा है? लीफ से. क्या ये लीफ से हो रहा है? लीफ में तो कभी वुड बनती ही नहीं है, कॉर्क बनेगी ही नहीं, लेंटिसल्स बनेंगे ही नहीं, बार्क बनेगी ही नहीं. तो ये दोनों लीफ से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. ये तो स्टेम, ट्विग, फ्रूट वहाँ से हो रहा है. तो अगर मुझे ये पूछना है, अब मुझे आप बताओ कि मैं एक टर्म जानना चाहती हूँ, फॉलियर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? फॉलियर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? लीफ के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन लीफ से हो रहा है. सो दिस इज ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स. ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स. और अगर मैं आपसे पूछूं लीव्स मतलब कौन कौन सा वाला ट्रांसपिरेशन, तो आप कहोगे मैम या तो स्टोमेटा से हो जाएगा, स्टोमेटल, या क्यूटिकल से हो जाएगा, क्यूटिकुलर. सो दीज 2 types of transpiration, stomatal and cuticular, together forms foliar transpiration. लेकिन हम डेफिनेशन में ये नहीं लिख सकते लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ओनली फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि वो लेंटिसल्स के थ्रू भी हो सकता है, वो बाग के थ्रू भी हो सकता है. इसीलिए हमने क्या लिखा डेफिनेशन में? फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट्स हैं, वो स्टेम हो सकती है, वो ट्विग्स हो सकते हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो लीव्स भी हो सकते हैं. तो मेजर कौन सा होता है? फोलियर ट्रांसपिरेशन. अब अगर इस ट्रांसपिरेशन की रेट को हम मेजर करना चाहें तो क्या कोई इंस्ट्रूमेंट होता है? होता है, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी पर मिनट या पर आवर कितना वाटर का लॉस हो रहा है, पर यूनिट टाइम, उसे हम मेजर करते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इज मेजर्ड बाय, या तो ट्रांसपायरोमीटर बोल दो, जैसे टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है. ऐसे ही ट्रांसपिरेशन मेजर करना है तो ट्रांसपायरोमीटर या पोटोमीटर. क्वेश्चन पोटोमीटर करके आता है, क्योंकि ट्रांसपायरोमीटर आएगा तो बच्चे टिक लगा ही देंगे, उनको पता ही है ट्रांसपिरेशन मेजर करना है तो ट्रांसपायरोमीटर, पर ये समझ नहीं आएगा, पढ़ा नहीं है तो पोटोमीटर. तो पोटोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसपिरेशन की रेट को मेजर करने के लिए. एक्चुअली स्टूडेंट्स उस पोटो का मतलब होता है ड्रंकन. तो एक्चुअली पेड़ जो है इस पानी को लॉस कर रहा है एरियल पार्ट्स के थ्रू, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर पी रहा है इस पानी को, इसीलिए इसको पोटो ऐसा नाम दे दिया, पोटोमीटर. प्लीज नोट दिस डाउन. तो आइए अब हम लिखते हैं इस ट्रांसपिरेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूजफुल है.
सो नाउ यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ये आप मुझे बताएंगे। बताइए अभी तक इस चैप्टर में ट्रांसपिरेशन कहाँ कहाँ पढ़ लिया? जब हमने रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि एक तो वो सिम्प्लास्ट के थ्रू वाटर जा रहा है, दूसरा एपोप्लास्ट के थ्रू वाटर ट्रैवल कर रहा है रूट हेयर से लेके जाइलम ऑफ द रूट्स तक। वहां मैंने आपको बताया था कि एपोप्लास्ट जो सेल वॉल के थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू पानी जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? वहां पे कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ी ना बन रहा है, वो तो अंदर बनता है सिम्प्लास्ट में। मिनरल आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं तो अंदर पानी कम होता है, वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो वाटर पीछे वाले सेल से आगे आ जाता है, ये हमने पढ़ा था। बट एपोप्लास्ट के थ्रू मैंने आपको क्या बताया था? ट्रांसपिरेशन, पुल से पानी खिंचता है। तो एक रोल इसका क्या हो गया? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये हो गया इसका पहला। अगर ये नहीं होता तो एपोप्लास्ट पाथवे नहीं फंक्शन कर पाएगा सफिशिएंटली, और मेजर वाटर का एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू होता है, हमने पढ़ा था। नाउ सेकंड पे आते हैं। सेकंड हम आए, पानी जाइलम के अंदर आ चुका है, अब उसे ऊपर चढ़ना है। रूट प्रेशर तो बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है, मेजर क्या कंट्रीब्यूट करता है? यही ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन कम हुआ, वाटर का लॉस कम हुआ, तो वो पुल ही क्रिएट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अब जाइलम से जो वाटर ऊपर जा रहा है उसमें भी मेजर क्या है? कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी। वो भी तो ट्रांसपिरेशन के कारण ही, मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेजन, एडेजन, सरफेस टेंशन तो सब शो करते हैं, वाटर कॉलम बनाते हैं, पर ऊपर से पुल ही नहीं आया। रस्सी तो है पर खींची ही नहीं, तो भी वाटर ऊपर नहीं जाएगा। तो सेकेंड एप्लीकेशन इसकी क्या हो जाएगी? ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल फॉर असेंट ऑफ सैप। ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, आइए थर्ड देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स को पानी चाहिए, कहां से आएगा? इसी ट्रांसपिरेशन के कारण। यही एब्जॉर्प्शन और असेंट होकर तो वाटर लीव्स तक पहुंच रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन ही वो प्रोसेस है विच प्रोवाइड्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। भले ही वो वाटर, एब्जॉर्ब्ड वाटर का लेस देन 1% है जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है, पर अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन असेंट नहीं हुआ, तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा। आइए फोर्थ देखते हैं। ट्रांसपिरेशन के कारण ही, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये पुल डेवलप नहीं हो ट्रांसपिरेशन का, पानी खिंचकर नहीं आएगा, तो जो सेल्स हैं उनमें सिर्फ लॉस हो जाएगा वाटर का, एंट्री नहीं होगी। तो क्या होगा? वो सेल्स फ्लैसिड होके प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे और पूरा का पूरा ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन ड्राई हो जाएगा, पूरा का पूरा पेड़ मर जाएगा। तो क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन लगातार हो रहा है, उसके कारण से ये पुल हो रहा है, उसके कारण से वाटर खिंच रहा है, लीफ के एक एक सेल तक वाटर जा रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। सो इट मेंटेन्स शेप and structure of plants by keeping cells turgid। सिंपल सी बात है ना, यहां से वाटर लॉस हुआ तो यहां पर इस अगले सेल से पानी आया, यहां पे वाटर लॉस हो गया, इस पुल के कारण इसके अंदर पानी आया, तो ऐसे कर कर ये फिर से नॉर्मल हो गया। तभी तो पूरी की पूरी पत्ती जो है वो स्ट्रेच्ड रहेगी, टर्जिड रहेगी, उसका एक शेप स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, वरना प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, पूरा ऑर्गन ड्राइंग हो जाएगी और पूरा प्लांट की डेथ हो जाएगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताइएगा कि हमें जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो कैसे होता है? स्वेट, पसीना इवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ता है। और जब वो भाप बन के उड़ता है, गर्मियों में पसीना क्यों आता है? ताकि स्किन का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए। ऐसे ही भयंकर गर्मी है बाहर, उस लीफ से अगर ये वाटर का लॉस नहीं हुआ वाटर वेपर के फॉर्म में, तो सरफेस उसका बहुत गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट बाहर ज्यादा है, अंदर कम है लीफ के अंदर, तो वो हीट अंदर आएगी। हम नहीं चाहते, इतना हाई टेम्परेचर हो गया तो पेड़ तो जल जाएगा। तो ये जब वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो लीफ का जो सरफेस है वो कूल डाउन हो जाएगा।
सो इट ऑल्सो कूल्स डाउन द सर्फेस ऑफ लीव्स, क्योंकि अगर लीव्स का सर्फेस कूल डाउन नहीं हुआ, अगर लीव्स बर्न्ट हो गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? पूरा पेड़ ही धीरे धीरे मर जाएगा. सो इट कूल्स डाउन लीफ सरफेस. आपको आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 10 से 15 डिग्री 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को कम कर देता है ट्रांसपिरेशन. इवन अप टू 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, इतना तक कम कर देता है. एक भी एप्लीकेशन लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपिरेशन. आप सोचो, ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस हो रहा है. 99% पानी जो हमने रूट से एब्जॉर्ब किया, हमने मतलब प्लांट की रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, 99% लॉस हो गया. सिर्फ लेस देन 1% यूज हो रहा है. तो कायदे से तो ये हमारे लिए, मतलब प्लांट के लिए बहुत ही खराब होना चाहिए ना. एक ईवल की तरह होना चाहिए, एक बुरी चीज़ की तरह होना चाहिए, एक नेगेटिव प्रोसेस की तरह होना चाहिए. लेकिन फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लॉस के कारण वो पुल डेवलप हो रहा है और वो पानी खींचा जा रहा है. भले ही 99% लॉस हो रहा है, पर वो 1% जो ज़रूरी है वो इसी के कारण से एब्जॉर्ब एंड मूवमेंट अप हो रहा है, मूव अप हो रहा है. इसीलिए ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी ईवल कहते हैं, एक ज़रूरी खराब चीज़. बुरी है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, लेकिन फिर भी जरूरी है क्योंकि कूल डाउन करना है, शेप एंड स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी लाना है, एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप कराना है. तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि एक्चुअली ये लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा से होता है. अभी तो हम इतना जानते हैं, स्टोमेटा को गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं, अभी हम इतना जानते हैं. पर आखिर कैसे गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं, कैसे ये लॉस ऑफ वाटर होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उसकी थ्योरी है, वो सब कुछ और बहुत कुछ इन द नेक्स्ट क्लास. आज की क्लास में हमने गटेशन को समझ लिया, हमने असेंट ऑफ सैप की सेकेंड प्रेशर यानी ट्रांसपिरेशन पुल को समझा, हमने उसमें कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बाय डिक्सन एंड जॉली को डिस्कस किया, हमने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस समझा, हमने ट्रांसपिरेशन के टाइप्स को समझा और हमने ट्रांसपिरेशन के एप्लीकेशंस को समझा. सो द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.